हो गई ना? शुरू है। सभी मित्रों को नमस्कार, सभी साथियों को राधे राधे। एक बार फिर से आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, ये क्लास हमारी जीके का लाइव सेशन रहने वाला है। इस 1 घंटे की क्लास में लगभग हम जीके और साइंस, जनरल जीके और जनरल साइंस के बारे में, प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो विशेषकर जो आपके अग्निवीर का एग्जाम है 30 जून से लेकर के 10 जुलाई तक, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं साइंस के और जीके के, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि ये क्लास आपकी रिकॉर्ड रहेगी और हमारे दोनों चैनलों पे ये क्लास आपको उपलब्ध रहेगी। देख लेना, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी और गुरुकुल डिफेंस एकेडमी का क्लासरूम का अलग चैनल है, उन दोनों पे आपको ये मिल जाएगी। और इस क्लास से ध्यान रखना, 2 से 3 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या है? भाग नंबर 3। किसमें है? भाग नंबर 3। क्योंकि हम प्रश्न 10 तक बात कर चुके हैं तो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो आप समझने की कोशिश करना। आपसे पूछ ले, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक तो किस नदी के किनारे है भाई? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक शहर है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कहां पर हो जाएगा भाई? ये कर्नाटक में, ठीक है ना। उसके बाद में भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? तो मैंने राज्य दर्शन में प्रत्येक राज्य के बारे में विस्तार से बात की है। राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख त्यौहार, प्रमुख मेले उत्सव, तो एक बार जरूर उनको पढ़ लेना, वहां से भी प्रश्न आएंगे। तो ध्यान रखना, भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है भाई? उड़ीसा की। उसके बाद में ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो डेंगू बुखार होता है विषाणु रोग, है ना। डेंगू किससे होता है भाई? डेंगू रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि जीवाणु नहीं है, विषाणु की वजह से क्या होता है? डेंगू रोग होता है, ध्यान रखना। उसके बाद में बात की हमने, मलयालम किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तो ये ध्यान रखना, तमिलनाडु की है ना, तमिलनाडु। देखो, इसको याद करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ। 1 2 3 4 और 5 वर्ण कितने हैं भाई? 5। 1 2 3 4 और 5, तमिलनाडु में कितने वर्ण हैं? 5। तो मलयालम भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तो तमिलनाडु की है। जिंदगी भर नहीं भूलोगे ये, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है भाई? तो रोवर्स कप का संबंध है, ध्यान रखना, जो मैंने स्टैटिक जीके में आपको पढ़ाए थे, प्रमुख खेल और खेल से संबंधित खिलाड़ी और खेल से संबंधित प्रमुख कप के बारे में, तो एक बार उनको भी जरूर देख लेना। ये खेल किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप है फुटबॉल से। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी। लेकिन मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं आपसे, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? कहां पे है भाई? यूके, उत्तराखंड में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, किस रेखा पर दिन और रात की स्थिति बराबर होती है? कल की क्लास में इनके बारे में हमने विस्तार से बात की है। मैंने ये भी बताया था, यहां से वापिस एक बार मैं समझा देता हूं। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी की आकृति कैसी है भाई? कोई बता सकता है पृथ्वी की आकृति कैसी है? भाई देखो, ये मैंने गोल बनाई, लेकिन ऐसी आकृति नहीं है। पृथ्वी की आकृति है अंडाकार, उबड़ खाबड़ पृथ्वी है, ठीक है ना। तो इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली पूर्व से पश्चिम में जो काल्पनिक रेखा होती है, उसे क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। यदि आपसे पूछ ले, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई पृथ्वी में काल्पनिक रेखा, उसे क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। और आपसे पूछ ले कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल
अक्षांश रेखा तो कितनी है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181, लेकिन कुल अक्षांश कितने हैं ध्यान रखना, सॉरी कुल अक्षांश कितने हैं 181, कुल अक्षांश कितने हैं 181, लेकिन आपसे पूछ ले अक्षांश रेखा ही कितनी है रेखा, तो इसमें से ध्यान रखना क्या माइनस करोगे भाई, कितने माइनस करोगे? 1 माइनस करोगे। क्या करोगे? 1 माइनस, क्योंकि ये भूमध्य रेखा 2 बार काउंट हो रही है तो 180। कुल अक्षांश कितने? 181, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, उसके बाद में उत्तर से दक्षिण एक काल्पनिक रेखा है, उसका नाम क्या है? देशांतर। क्या नाम है? देशांतर। अक्षांश रेखा का काम क्या है? पृथ्वी की जलवायु के बारे में बताना, जलवायु, तापमान और स्थिति के बारे में। और ध्यान रखना जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखा का कार्य क्या होता है? देशांतर रेखा का कार्य होता है समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना कि भाई अलग अलग स्थानों का क्या है? अलग अलग समय। तो ध्यान रखना इसमें पूछा गया है, उस प्रश्न का जवाब आप खुद दोगे। ध्यान रखना भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री एक अक्षांश रेखा, उसका नाम क्या है? क्या नाम है भाई? क्या नाम है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। और ध्यान रखना इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, उसका नाम क्या है? मकर, मकर रेखा, ठीक है ना। सूर्य ध्यान रखना हमेशा, सूर्य हमेशा ध्यान रखना किसके मध्य रहता है? किसके मध्य रहता है? ध्यान रखना सूर्य की स्थिति ये बनती है, सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। ध्यान रखना आपसे पूछा गया है कि किस रेखा पे दिन और रात की अवधि क्या रहती है? बराबर। तो ध्यान रखना ये रेखा कौन सी है भाई? आपके सामने लिखी हुई है, कौन सी रेखा है? देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी आ सकता है, भूमध्य रेखा भी आ सकता है और विषुवत रेखा भी आ सकता है। ध्यान रखना विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे ध्यान रखना, एक तो है 21 मार्च, 21 मार्च, और एक कब है? 23 सितंबर, 23 सितंबर। 2 दिन ध्यान रखना, एक 21 मार्च याद कर लेना और एक 23 सितंबर। इन दोनों दिन पृथ्वी पे ध्यान रखना दिन और रात की क्या रहती है? स्थिति बराबर रहती है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें 21 जून को, 21 जून को सूर्य कहाँ रहता है भाई? कर्क रेखा पे रहता है। और 21 जून को भारत का सबसे बड़ा दिन और भारत की सबसे छोटी रात अभी गया है। अभी 21 जून को आपको पता है क्या मनाते हैं? योगा दिवस, योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस की शुरुआत कब हुई है? 2015 से। योग का जनक कौन है? भारत है। भारत में एक थे ध्यान रखना जिनका नाम था पतंजलि। पतंजलि का एक पुस्तक है, उस ग्रंथ का नाम है योग शास्त्र, ठीक है ना। उसके बाद में ध्यान रखना यहाँ पे सूर्य कब आता है? 22 दिसंबर। कब आता है भाई? 22 दिसंबर। तो ये 4 डेट याद कर लेना। आपसे पूछ ले कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का मतलब है कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या है? मकर रेखा। ध्यान रखना जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर में ध्यान रखना कुल विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पे ध्यान रखना कितने परसेंट करती है भाई? 10% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे जल राशि ज्यादा है। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के 29% भूभाग पे क्या है? जल है, सॉरी क्या है? स्थल है। क्या है भाई? स्थल है, स्थल है या भूभाग है। और 71% भूभाग पे क्या है भाई? पानी। क्या है? पानी है, ठीक है ना। पानी ज्यादा कहाँ पे है? दक्षिण में, नीचे रहेगा पानी ज्यादा रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान रखना टाइफाइड के किस अंग से प्रभावित करता है? टाइफाइड है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? प्रश्न ये है, टाइफाइड है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसको करता है? आंत को, ठीक है ना। फेफड़े मत करना भूल करके भी, ठीक है ना। टाइफाइड है रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ध्यान रखना किसको करता है भाई? आंत को करता है। उसके बाद में प्रश्न आपसे पूछ ले कि किसे भविष्य का क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है ना। आगामी भाई, आगामी भविष्य में किसे ईंधन माना गया है? तो ध्यान रखना हाइड्रोजन।
मुझे बता दो, इस वातावरण में, इस भूखंडीय वातावरण में सर्वाधिक गैसें कौन सी है? नाइट्रोजन। उसके बाद में भाई सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। उसके बाद में, और उसके बाद में, और उसके बाद में ये हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्की है। नेक्स्ट आपसे पूछ ले, विंग्स ऑफ फायर। इंपोर्टेंट याद करना भाई, इंपोर्टेंट करके। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर तो किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। किसकी है भाई? एपीजे अब्दुल कलाम। बात करें एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो ध्यान रखना, भारत के मिसाइल मैन, मिसाइल मैन, ठीक है ना। ध्यान रखना, भारत के दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति। ध्यान रखना, भारत ने अभी तक कितने परमाणु परीक्षण किए हैं? परमाणु परीक्षण कितने किए अभी तक? भारत ने 2। पहला कब किया है भाई? 1974। और दूसरा है ना 1998। भारत ने अभी तक 2 परमाणु परीक्षण किए। ध्यान रखना, परमाणु परीक्षण कहां पे किए गए हैं? पोखरण। और पोखरण कहां पे है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर, राजस्थान में। पोखरण को भारत की परमाणु नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की परमाणु नगरी कहा जाता है। भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद में केंद्रीय, ध्यान रखना, केंद्रीय औषधि, ठीक है ना, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहां पे है भाई? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहां पे है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ किस राज्य में है? यूपी, ठीक है ना, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। देहरादून कहां पे है? ध्यान रखना, ये कहां पे है भाई? यूके की राजधानी। उसके बाद में फरीदाबाद, कोई मतलब नहीं है ना, फरीदाबाद ये भी दिल्ली। ध्यान रखना, ये भारत की क्या है? भारत की राजधानी है, राजधानी। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी क्या थी? कोलकाता, ठीक है ना। कोलकाता शहर की स्थापना 1700 ईस्वी के आसपास में किसने की है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने की है, ठीक है ना। आवाज नहीं हुई ना, किसने की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने की है। कोलकाता पहले, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों ने पहले अपना प्रभाव, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली सत्ता कहाँ स्थापित की थी? बंगाल में की थी, ठीक है ना। और बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया था? है ना, कल मैंने बताया था, गवर्नर जनरल और वाइसराय बताया था ना। तो ध्यान रखना, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वार्डिन्स हॉकिंस। उसके बाद में आपसे पूछ ले, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? भारत का पहला गवर्नर जनरल है बेंटिंग, है ना। उसके बाद में मैंने कहा शॉर्टकट में याद कर लो। आपसे पूछ ले कि पहला गवर्नर पहला कहाँ का है भाई? बंगाल का। उसके बाद में इस गवर्नर पद का नाम क्या रख दिया गया? है ना, गवर्नर जनरल। ये तो सिर्फ बंगाल का है। बंगाल का पहला कौन है?
वारिंग्स, है ना, वारिंग्स हेस्टिंग, ठीक है, ये याद कर लो शॉर्टकट में। उसके बाद में भारत का पहला कौन है, शॉर्टकट में याद कर लो, बेंटिंग, ठीक है। उसके बाद में इस पद का सृजन कर दिया गया वायसराय में। भारत का पहला वायसराय कौन है, कैनिंग, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, कैनिंग है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें नल सरोवर, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई, गुजरात में, ठीक है ना। नल सरोवर, देखो मेरी बात सुनो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पीछे क्या रहा है, सरोवर, क्या रहा है, सरोवर। और आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सरोवर परियोजना कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है ना। तो ये इससे आप याद कर लो कि भाई सरोवर परियोजना लगभग कहाँ की होती है, गुजरात की है। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ पर स्थित है भाई, गुजरात में स्थित है। मुझे बताओ मुझे ये बताओ एशियाई शेर के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, गुजरात। एशियाई शेर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, जिसे बंगाली टाइगर भी कहा जाता है, ठीक है ना, गुजरात है। उसके बाद में बात करिए विजय स्तंभ कहाँ पे है, तो विजय स्तंभ ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ध्यान रखना। विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ ध्यान रखना। इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण, तो ध्यान रखना इसका निर्माण किसने कराया है, कुंभा ने। किसने कराया है, कुंभा ने, ठीक है ना। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। कब करवाया था, 1438 से लेके 1448 तक, ध्यान रखना, ठीक है। ये कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसे क्या कहा जाता है, इसने विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विष्णु ध्वज, ठीक है ना। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति कलाओं का विश्वकोश, इसे हिंदू देवी देवता का विश्वकोश भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो ये विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ कितने मंजिला है, ये 9 मंजिला है, ध्यान रखना। इसकी तीसरी मंजिल पे, है ना, इसकी तीसरी मंजिल पे ध्यान रखना, उर्दू भाषा में अल्लाह अल्लाह शब्द लिखा गया है। कितनी बार, 9 बार, ठीक है ना। इसमें लगभग भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें जयपुर के बारे में, तो जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी, पिंक है सिटी, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, पूर्व का पेरिस, इसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, ध्यान रखना। जयपुर को, जयपुर शहर की स्थापना किसने की है, ध्यान रखना। इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 में किसने की है, सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, ध्यान रखना। सुव्यवस्थित तरीके से, है ना, चौकड़ी पद्धति से भारत का बसा हुआ शहर कौन सा है, पहला शहर जयपुर है, ठीक है ना, जयपुर है, ध्यान रखना। बात करें जयपुर शहर के प्रमुख दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, जयपुर में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें आमेर दुर्ग कहाँ पे है, जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, जयपुर में, ध्यान रखना। जल महल कहाँ पे है, एक जयपुर में भी है, जल महल कहाँ पे है, जयपुर में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें जयपुर का एक प्रसिद्ध है हवा महल, ठीक है ना। हवा महल जयपुर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। हवा महल जिसकी आकृति भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान है, हवा महल कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ध्यान रखना, भारत का पहला महल है, भारत की पहली इमारत मानी जाती है इस हवाई महल को, कि इसकी नींव नहीं है, इसकी क्या नहीं है, नींव नहीं है, ध्यान रखना। ये बिना नींव का खड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट पर्सन के बारे में,
ये बना था 1700 के आसपास में ना। हृदय की गति जांचने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं भाई? तो इसका राइट आंसर है बी, है ना, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम ध्यान रखना, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा गया है भाई, साइंस का है। साइंस वाले सर ओम जी सर इनके बारे में विस्तार से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करें महात्मा गांधी की समाधि स्थल के बारे में बताइए। तो मुझे ये बताओ राइट आंसर क्या है? राजघाट। मुझे बताओ वीर भूमि किसकी है भाई? राजीव गांधी, है ना। राजीव गांधी जी ने वीरता का प्रतीक दिया ना, राजीव गांधी जी, फादर ऑफ राहुल गांधी जी, ठीक है ना। राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है वीर भूमि। विजय घाट किसका है भाई? शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। शांतिवन नेहरू जी भाई, है ना, नेहरू जी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और राजघाट किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। उसके बाद में विश्व बैंक की स्थापना कब की गई है? विश्व बैंक की स्थापना कब की है? 1945 में। अब ध्यान रखना 1945 के कुछ महत्वपूर्ण संगठन के बारे में मैं बता रहा हूं। आपसे पूछ ले यूएनओ, यूएनओ की स्थापना कब की है? 1945 में। यूएनओ का मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क, है ना, कहां पे है? यूएसए में। उसके बाद में बात करें 1945 में, एक तो हो गया आपके विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? विश्व बैंक डीसी, वाशिंगटन है डीसी। उसके बाद में एक बात करें विश्व मुद्रा कोष, विश्व मुद्रा कोष, इनका भी मुख्यालय कहां पे? डीसी। स्थापना कब की गई? 1945 में। लेकिन प्रश्न पूछ रहा हूं कि हमारे विश्व का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विश्व का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई है? 1945 में की गई। मुख्यालय कहां पे है? हेग, नीदरलैंड। किसके कारण दूध खट्टा होता है भाई? है ना, सबको पता है बैक्टीरिया की वजह से दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, और दूध दही का रूप ले लेता है। दूध दही का रूप ले लेता है। उसके बाद में बात करें विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना शतरंज से। ध्यान रखना अभी शतरंज के प्रमुख प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है भारत के? डी गुकेश, डी गुकेश। उसके बाद में बात करें पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये क्रांति याद कर लेना, इनमें याद कर लेना, इनको याद करोगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ध्यान रखना पीली क्रांति, पीली का मतलब है सरसों, सरसों। और भारत में सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अरे ये तो बता दो। भारत में सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है भाई? राजस्थान है, ध्यान रखना। और राजस्थान में सर्वाधिक सरसों उत्पादन होती है भीलवाड़ा में, ठीक है ना। तो भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। और ध्यान रखना सरसों से क्या निकाला जाता है? तेल। तो पीली क्रांति सरसों होती है, पीली होती है, नहीं होती है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें मत्स्य उत्पादन, है ना, मत्स्य उत्पादन भाई मछली का पालन करना। उसके बाद में दूध उत्पादन श्वेत क्रांति। और उर्वरक उत्पादन का मतलब क्या है? जो ये खाद बीज होते हैं ना, है ना, कीटनाशक, उनके उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद में बात करें आपसे निम्न में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित रहता है? निम्न में से कौन सा विटामिन है यकृत में संचित रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए, विटामिन ए किस में संचित रहता है? यकृत में। भाई यकृत किससे कहते हैं? आंख को?
अरे मुझे क्या पता, मैं डॉक्टर थोड़ी। यहाँ तो हाथ लगा रहा है कि यहाँ पे लीवर, यकृत किसे कहते हैं? लीवर। और इस लीवर में कौन सा विटामिन रहता है? ध्यान रखना, आपका लीवर क्या है? A1। क्या है? A1। तो लीवर में कौन सा विटामिन है? ए। पर लेकिन वहां पे लीवर नहीं आएगा, यकृत आएगा। ध्यान रखना। समय कौन सी राशि है? समय, देखो राशि दो प्रकार की होती है, एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। तो भाई समय किस में आएगा? अदिश में आएगा। किस में आएगा? अदिश में आएगा। ध्यान रखना। उसके बाद में ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? तो ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण दो बीमारी है। और ये बीमारी होते ही आप इस सुंदर सी संसारिक मोह माया को नहीं देख सकते हो। तो आंख, कौन सी बीमारी है? ग्लूकोमा व ट्रेकोमा। ठीक है ना, ये आंखों की बीमारी है। और आंखों से हम क्या देखते हैं? इस दुनिया को देखते हैं। देखते नहीं? देखते ना। भगवान, ध्यान रखना, जिसके आवाज में आंख नहीं है ना, उसका दिमाग तेज है। देख लेना आप। देखो मेरी बात सुनो, भगवान बहुत आप भाग्यशाली हो भाई। ध्यान रखना, हमने, ध्यान रखना, गरीबी परिवार में जन्म लिया है, ये हमारी किस्मत की बात है। लेकिन हम गरीब परिवार में मरते हैं ना, ये दुर्भाग्य की बात है। हाँ हाँ, तो दुर्भाग्य है भाई। हाँ, गरीब जन्म ले लिया, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। आपके दो आंख है, हाथ एक। ध्यान रखना, जिनकी दोनों आंख नहीं थी ना, वो IAS बन गया है। UPSC भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, बिना आंखों से। ध्यान रखना। और एक विकलांग, जिनके हाथ नहीं है, अपने पैरों से लेकर के IAS बन गया। ध्यान रखना, भगवान ने पूरा शरीर दिया है, कोई कमी नहीं है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो किसका किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है ना। चांदी शुद्ध है या नहीं है? सोना शुद्ध है या नहीं है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट होता है भाई? हमें मिलता है क्या? 24 कैरेट। देखो रियल में तो हमें 18 और 22 के बीच में हमें सोना मिलता है। जो हम आभूषण बनाते हैं ना, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, ध्यान रखना, 18 से 22 के बीच में होता है। अब लेकिन भाई 24 कैरेट से आभूषण नहीं बनाया जाता है, बन ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे जो आभूषण बनते हैं ना, उसमें यदि आप सही जांच करोगे तो 10 कैरेट भी नहीं है। रियल बात है ये। आप किसी दुकान से आभूषण खरीदते हो और आभूषण खरीदते समय आपसे महंगे दाम लिए जाते हैं, और उस आभूषण को आप वापस लेके जाओगे तो कितना सोना काटा जाएगा कि इसमें इतना % सोना है, वो खुद बता देगा। ठीक है ना। लेकिन अब तो GST बिल हो गया है, अब तो जो प्रमाणिक दुकानें हैं उनसे ही खरीदना भाई, हॉलमार्क से ही सोना खरीदना। वेरी गुड। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है पंचायती राज। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे प्रश्न है कि भाई 73वें संविधान संशोधन में किससे संबंधित है? पंचायती राज से, है ना। अब मेरी बात सुनो, इस 73वें संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अनुसूची, ये भी याद कर लेना, अनुसूची। ठीक है ना। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई है भाई? 11वीं। ठीक है ना। ये कब जोड़ा गया? ध्यान रखना, ये संशोधन कब हुआ है? 1992 में। लेकिन लागू कब हुआ है? 1993 में। संविधान संशोधन हुआ है 1992 में, लागू कब हुआ है? ध्यान रखना, 1993 में। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि भारत में प्रश्न क्या है? देखो, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है भाई? अनुच्छेद 40 में मिलता है। नीति निर्देशक तत्व है जिसका संबंध महात्मा गांधी जी से माना जाता है। लेकिन मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था एक संवैधानिक संस्था नहीं थी। क्या नहीं थी? संवैधानिक संस्था नहीं थी। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक संस्था की मान्यता
कब मिली है? 73वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद में बात करें, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था, राजस्थान नागौर, वेरी गुड, कब की गई भाई? है ना, स्थान बता दो मुझे भाई, है ना, नागौर आपका क्षेत्र है, मुझे बता दो नागौर में किस पंचायत से की है? बगदरी, बगदरी गांव कहाँ पे है? नागौर में, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई है राजस्थान में, राजस्थान में नागौर, नागौर में बगदरी, ध्यान रखना। और 2 अक्टूबर 1959 महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सर्वप्रथम नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। लेकिन मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं कि संपूर्ण राज्य में, ये तो नागौर में हुई है, संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मुझे ये बता दो, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। तो संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद में भाई मुझे ये बता दो, संवैधानिक एवं उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल है 32, और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा का है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। आपसे पूछ ले, एंजोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? एंजोर, तमिलनाडु में, ठीक है ना। एंजोर बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है ना। मुंबई बंदरगाह है ना, हाँ मुंबई बंदरगाह ही नाम है उसका, ठीक है। भारत, मैंने बताया ना भाई आपको, प्रमुख बंदरगाह। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई है? कब की गई? 1906 में की गई है। अब मुझे बताओ, स्थान पूछ ले आपसे, स्थान, स्थान तो स्थान है ढाका। ढाका वर्तमान में कहां पे है? बांग्लादेश में। ध्यान रखना, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? मुस्लिम लीग के संस्थापक, नहीं नहीं नहीं, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? देखो ध्यान रखना, 2 मुसलमान स्टूडेंट थे, मुस्लिम स्टूडेंट थे लो विद्यालय के। एक का नाम क्या है? आगा खां, और एक का नाम क्या है? सलीम उल्लाह खां। जिन्होंने, ध्यान रखना, आपको नाम याद रखना है आगा खां, आगा खां, सलीम मुल्ला खां। इन्होंने ढाका में, ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना की है। लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि श्याम बताएगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी किस अधिवेशन में एक साथ में आ जाती है? श्याम बताएगा, सीधा बेटे एकदम। हाँ, प्रश्न क्या पूछा मैंने? प्रश्न यह है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी दोनों एक साथ में मिल जाती है, कब और किस अधिवेशन में? इतना बता देता हूं कि महात्मा गांधी जी ने उस समय सार्वजनिक मंच से पहली बार भाषण दिया था। मैंने उसे पूछा, भाई हाँ श्याम खड़ा हो। ये बच्चे तो झूठ बता रहे हैं। हाँ, कब हुआ है? 1516 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही नहीं थी।
1916 में लखनऊ अधिवेशन में, ध्यान रखना, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग एक साथ में आ जाती है। और ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी 1907 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में, तो कांग्रेस पार्टी भी पुणे एक साथ में हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लखनऊ अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से भाषण दिया था कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल होते हैं? 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन महात्मा गांधी जी एक बार कांग्रेस पार्टी के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। कब? 1924 में, बेलग्राम, जो वर्तमान में कहाँ पे है? कर्नाटक में। वेरी गुड। उसके बाद में भाई नेक्स्ट बात करें, शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो भाई किससे होगा? प्रोटीन से, है ना। प्रोटीन पिया करो भाई, प्रोटीन पिया करो। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? किससे होता है भाई? प्रोटीन से होता है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि यहां से 3 प्रश्न आते हैं पॉलिटिकल साइंस से। कितने आएंगे? 3। ध्यान रखना, राष्ट्रपति राज्य में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है? क्या लगाता है? राष्ट्रपति शासन। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के पास में कितने प्रकार की आपातकालीन शक्ति है? आपातकालीन शक्ति, कालीन शक्ति कितने प्रकार की है? तो ध्यान रखना 3 प्रकार की है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो आर्टिकल याद रख लेना, अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल जो हमारे देश में कितनी बार लग चुका है? हमारे देश में 3 बार लग चुका है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, और हमारे देश में कितनी बार लग चुका है भाई? 3 बार। 1962, 71 और 1975 में। दूसरी शक्ति कौन सी है? आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 है। राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल क्या है? 356। सबसे ज्यादा पंजाब में, पहली बार पंजाब, ठीक है ना। सर्वाधिक बार लगा किसमें? यूपी और मिजोरम, है ना। मिजोरम और यूपी से याद करो, मिजोरम में सर्वाधिक बार लगा है 11 बार, यूपी में 10 बार, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 360, अनुच्छेद आपके क्या याद करोगे? 360, और इसमें क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है। अब आपके सामने प्रश्न है, आप उत्तर निकालो। तो आर्टिकल 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, क्या हो जाता है? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, उस राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं काम करती है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की सिफारिश से, किसकी सिफारिश से? राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति क्या लगाता है? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है, और वहां की विधानसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। संपूर्ण शासन और प्रशासन की शक्ति किसके हाथ में आ जाएगी? केंद्र सरकार के। भारत का उपराष्ट्रपति निम्न में से किस का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा। वेरी गुड। देखो मेरी बात सुनो, राज्यसभा हमारी संसद, किसके बारे में बात करें? हमारी संसद का उल्लेख करें तो संसद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? 79 में। भाग कौन से में है? तो भाग 5 में है। संसद का निर्माण बात करें, निर्माण, तो निर्माण किससे हुआ है? तो निर्माण हुआ है प्लस, ध्यान रखना, एक तो है आरएस, आरएस का मतलब राज्यसभा, प्लस एलएस, एलएस का मतलब है लोकसभा, और एक ध्यान रखना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो आपसे पूछ ले कि भारत की संसद के अंग कितने हैं? 3। भारत की संसद के अंग कितने हैं? 3 है, ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब आपसे पूछ ले भारत की संसद के सदन कितने हैं? सदन,
अंग पूछे तो 3 और सदन कितने हैं? 2, राज्यसभा और लोकसभा। अब इसमें ध्यान रखना, राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन। उच्च सदन। इसे क्या कहा जाता है? अनुभवी सदन। इसे वरिष्ठ जनों का सदन कहा जाता है। इसे कभी भंग नहीं होने वाला सदन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है सदस्यों का, ध्यान रखना, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? 6 वर्ष होता है। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें लोकसभा। अब इसमें राज्यसभा के बारे में और बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं है। आपसे पूछ ले कि हमारी संसद के किस सदन का सभापति या अध्यक्ष उस सदन का क्या नहीं है? सदस्य नहीं है। तो राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है क्या? नहीं। अब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? लेकिन राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अपवाद है या नहीं है? लोकसभा, अभी वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 245। सर्वाधिक कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है। उसके बाद में बात करें लोकसभा। लोकसभा हमारी संसद का अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, कभी भी भंग हो सकता है। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष सामान्यतः। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा के सदस्यों में से ही। ठीक है ना। और बात करें लोकसभा के सदस्यों में से ही सत्ता पक्ष पार्टी का सदस्य क्या बनेगा? लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वेरी गुड। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया? ठीक है ना। संविधान स्वीकार कब किया संविधान सभा ने? आपको ज्यादा कुछ नहीं है, 2 डेट याद रखनी है। एक तो है 26 नवंबर 1949। एक है 26 जनवरी 1950। आपसे क्या पूछा गया है? स्वीकृत कब किया गया? संविधान बन के तैयार कब हुआ है? तो हमारे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और ध्यान रखना कितने दिन? 18 दिन लगे। तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 1949 में, 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ है? ध्यान रखना 26 जनवरी 1950। इस दिन तो स्वीकार किया गया कि भाई संविधान बन के तैयार हो गया है, लेकिन संविधान सभा ने कहा कि हम 26 जनवरी को लागू करेंगे। और 26 जनवरी कब थी? 1950 में थी। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है? अब मेरी बात सुनो, संयुक्त अधिवेशन क्या है और संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख? संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 108 में। वेरी गुड। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? आपसे पूछ ले बुलाता, तो बुलाता कौन है भाई? राष्ट्रपति बुलाएगा। अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया? 3 बार। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। अब फिर भी लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों ही उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है ना। अब महान्यायवादी के बारे में मैं बता देता हूं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। महान्यायवादी
हमारे संघ सरकार यानी केंद्र सरकार का एक सरकारी वकील होता है, कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी की योग्यता क्या है? हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यता है, वैसे ही किसकी योग्यता होती है? महान्यायवादी की। कि भाई कम से कम या तो 5 वर्षों तक इन्होंने किसी न्यायालय में क्या की, मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या इन्हें 10 वर्षों का सरकारी वकील का क्या हो, वकालत का अनुभव हो। महान्यायवादी अधिवेशन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, क्या नहीं कर सकता है? मतदान। लोकसभा राज्यसभा की बैठकों में क्या ले सकता है? भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन क्या नहीं दे सकता है? मतदान नहीं दे सकता है। ध्यान रखना। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख इसमें आर्टिकल 108 में अभी तक 3 बार बुलाया है, और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अब मैं कुछ बता देता हूं योग्यता, है ना, योग्यता के बारे में बता देता हूं। देखो, राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एक राज्यपाल बनने के लिए ध्यान रखना न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? इनकी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है ना। उसके बाद में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए लोकसभा प्लस विधानसभा, विधान सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए भाई? 25 वर्ष, है ना। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अब आपसे पूछ ले राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए भाई? 30 वर्ष। और मतदान देने के लिए, मतदान देने के लिए कितनी है भाई? 18 वर्ष। पहले कितनी थी? पहले 21 थी, 21 से घटाकर क्या कर दी है? घटाकर कितनी कर दी है? 18 कर दी गई। ठीक है ना। निम्न में से किस राज्य से अनुच्छेद 370 हटा दी गई? जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर से हमारे राष्ट्रपति, ध्यान रखना, राष्ट्रपति ने धारा 370, धारा 370 और धारा 35A हटा दी गई। कब हटाई है भाई? 5 अगस्त 2019 को हटाई गई। ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर पहले क्या था? एक राज्य था। अब राज्य से घटाकर इसे क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिया है? केंद्र शासित प्रदेश। सिर्फ आपको धारा 370 याद है, लेकिन धारा 35 सबसे महत्वपूर्ण है। धारा 35 के तहत संविधान, जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान होगा। यदि हमारी संसद है, हमारे संविधान में संशोधन कौन करती है? हमारी संसद करती है। नए कानून कौन बनाती है? हमारी संसद बनाती है। यदि जम्मू कश्मीर में वो कानून बना करके लागू करना चाहती है, तो पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा से क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान रहेगा। जम्मू कश्मीर का अलग से क्या रहेगा? राष्ट्रीय फ्लैग रहेगा ना, तिरंगा रहेगा भाई, राष्ट्रीय ध्वज रहेगा जम्मू कश्मीर का। यदि जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत के अन्य स्टेट के लड़के से विवाह करेगी, तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता उससे समाप्त कर दी जाएगी। और यदि जम्मू कश्मीर की लड़की पाकिस्तान के किसी लड़के के साथ में विवाह करेगी, तो उस लड़के को भी क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। ये विवाद था। जम्मू कश्मीर अलग से टैक्स वसूलेगी। जम्मू कश्मीर में कोई निजी संपत्ति नहीं खरीद सकता है। ये धारा 35A थी, ध्यान रखना। ये आतंकवाद है ना, आतंकवाद इसका खेल है भाई, धारा 370 और धारा 35A का। ठीक है ना। कहते कि वहां पे मुसलमान ज्यादा है। मुसलमान से क्या मतलब है? मुसलमान और राज्यों में नहीं है क्या? वहां तो आतंकवाद नहीं है, यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम है, लेकिन वहां पे घुसपैठ आतंकवादी क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि उनकी चाल क्या होती है? उनकी साजिश ये होती है, पाकिस्तान आतंकवादी तो भेजता है,
मैंने क्या बताया पहले, क्या था, ये एक जम्मू कश्मीर की लड़की है। क्या है? जम्मू कश्मीर की लड़की। ये हमारे भारत के ध्यान रखना अन्य स्टेट का क्या है, कोई लड़का है, चाहे राजस्थान का हो। और ये एक लड़का है सोगला सा, ये कहाँ का है भाई? पाकिस्तान का। यदि ये जम्मू कश्मीर की लड़की इस लड़के से, भारतीय अन्य स्टेट के लड़के से विवाह करेगी तो इसकी नागरिकता जम्मू कश्मीर से हटा दी जाएगी। और यदि इस लड़के से ये विवाह कर देगी तो इस लड़के को जम्मू कश्मीर की नागरिकता दी जाएगी। तो ये पाकिस्तान से भारत में आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, ये आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम का भैया प्यारे बच्चों 1919, इसे काला कानून कहा गया है। कानून, इससे ध्यान रखना, न वकील न दलील, है ना, इसे न वकील न दलील का कानून बताया गया है। ध्यान रखना, इस कानून के तहत यदि आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगाया जाएगा, आपको आतंकवादी घोषित किया जाएगा और इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और इस कानून के तहत ध्यान रखना आपको क्या दी जाएगी? फांसी की सजा दी जाएगी। रोलेक्ट एक्ट, ध्यान रखना, ये एक्ट बनने की प्रक्रिया तो कब हो गई थी? 1917 में, लेकिन ये भारत में कब आया था? 1919। आपको 1919 याद रखना है। और इसके खिलाफ ध्यान रखना, इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। मुझे 2 पंजाब के क्रांतिकारी उनके नाम बता देना, उनको गिरफ्तार कर लिया गया इस एक्ट के तहत है। और फिर जनता ने, ध्यान रखना, पंजाब के अमृतसर शहर में एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पे क्या करे थे? एक शांति सम्मेलन करे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे कि भाई हमारे जो क्रांतिकारी है उनको आप छोड़ो। गांधी जी में मैंने पढ़ाया भाई, इसके बारे में नहीं पढ़ाया है क्या? रोलेक्ट एक्ट के बारे में बताया था, गांधी जी ने भी विरोध किया था। और गांधी जी, आपको पता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू करते हैं? 1920। 1920 में, ध्यान रखना। और असहयोग आंदोलन समाप्त कब होता है? 1922 को, चोरा चोरी कांड के बाद में। मैंने प्रश्न क्या पूछा है कि भाई पंजाब में, ध्यान रखना, इस रोलेक्ट एक्ट के तहत क्या हुआ था? एक सम्मेलन हो रहा था जिसे कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये ध्यान रखना, ये पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। कब हुआ है? 13 अप्रैल, ठीक है ना। कब हुआ है? 1919 को। और मैंने पूछा है कि यहाँ पे जनता, इस एक्ट के तहत पंजाब के 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पढ़ने का तरीका अलग होता है, पढ़ाई कैसे करते हो? मैंने नहीं लिखा है क्या गांधी जी में? लिखा है ना, तो याद क्यों नहीं है? हैं? याद है? एक तो डॉक्टर था, है ना, एक तो डॉक्टर था। हर चीज में ऑप्शन नहीं होती बेटा ना, हर चीज में आप ऑप्शन मांगोगे, कोई जरूरी नहीं है ऑप्शन दे, ना। इस ऑप्शन का मतलब क्या? तुक्का लगाना। मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना। नींद में है तू? नाम नहीं आ रहा है? एक डॉक्टर था, एक तो डॉक्टर था, डॉक्टर सत्यपाल। सप्पुद्दीन अली, ये 2 क्रांतिकारी थे। डॉक्टर कौन थे?
सत्यपाल और एक सफुद्दीन अली, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके विरोध में ये ध्यान रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और गोली कौन चलाता है? जनरल डायर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? देखो मेरी बात सुनो, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करेगा भाई? नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति करता है, तो मुझे बताओ ये अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे? त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ध्यान रखना। उसके बाद में संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो वर्तमान में 22 है, लेकिन मूल संविधान में बात करें, मूल संविधान में कितनी थी? 14, और वर्तमान में कितनी है? 22। 15 नंबर कौन सी भाषा जोड़ी गई है? सिंधी। उसके बाद में 16, 17 और 18 एक लाइन याद कर लो, नमक। न से नेपाली, मणिपुरी और कैसे कोंकणी। कहानी किसी भाषा है भाई? 18, फिर बात करें 19, 20, 21 और 22, ऐसे याद कर लो। बुड्ढी डोगरी, बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली। याद कर लो, BD है ना, SM, और इसको याद करने का तरीका बता देता हूं, ऐसे याद कर लो भाई, SMBD, ठीक है ना, SMBD है ना, SMBD है ना, SMBD है ना, ये भाषा है, ध्यान रखना। वर्तमान में कितनी है? 22 है। मूल संविधान में कितनी है? भाई मूल संविधान में? 14, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य, ठीक है ना, मूल कर्तव्य का उल्लेख है संविधान में, ध्यान रखना। 51, अनुच्छेद 51 है क में, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 है क, भाई ध्यान रखना, ए या क में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस के आपके प्रश्न थे। आज भी क्लास का समय पूरा हो रहा है, कल की क्लास में और बात करेंगे इनके बारे में, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इतिहास के प्रश्नों के बारे में। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।